ध्वनि का ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे, साउंड का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट कर चुके थे हम लोग। लास्ट पॉइंट पे यही कर रहे थे कि पराध्वनि का क्या अनुप्रयोग है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, उसमें हम लोग देखे थे कि कितना हर्ट्ज से ज्यादा होता है। अच्छा, तीन जो है रेंज क्या क्या है, 20 हर्ट्ज से नीचे वाले को क्या बोलते हैं? पीछे जल्दी जल्दी बैठो, पीछे जो लोग लेट से आ रहे हो थोड़ा जल्दी जल्दी बैठो तो। ठीक है, बैठने में गप मत करो, क्लास स्टार्ट हो चुका है। चलो, हाँ, सबसे पहला जो रेंज था 20 हर्ट्ज से कम था, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा रेंज? अवश्रव्य या इंफ्रासोनिक। उसके बाद हम लोग का होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, जो हम लोग का ह्यूमन ईयर के लिए जो हम लोग सुन सकते हैं, उसको कौन सा रेंज बोलते हैं? ऑडिबल रेंज या श्रव्य। और लास्ट में होता है 20,000 से ऊपर, 20 के से ऊपर हर्ट्ज का, उसको हम लोग बोल रहे थे अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य। ठीक है, तो ये जो अल्ट्रासोनिक और पराश्रव्य है, इसके काफी सारे यूजेस होते हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि ईसीजी में यूज होता है, इकोकार्डियोग्राफी में, ईईजी में यूज होता है। ये क्योंकि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का है, तो ये रुकावट को क्या करता है? क्रॉस कर पाता है रुकावट को। ये जो होता है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का होता है ना, पराश्रव्य जो होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का होता है, तो ये रुकावट को क्या कर पाता है? क्रॉस कर जाता है। जब उसके बीच में कुछ दीवार वगैरह कुछ रुकावट आता है तो उसको आसानी से पार भी कर जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग देखे थे कि पत्थर वगैरह जो हो जाता है किडनी में, उसको तोड़ने के लिए भी इसी का यूज करते हैं। और लास्ट में हम लोग देखे थे सोनार में भी इसी का यूज होता है। सोनार के थ्रू कि स्पीड कितना है, सामने किसी चीज का क्या शेप है। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो, इतना खुश क्यों हो रहे हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, आपस में जोक मार रहे हो? ठीक है, क्लास के बाद मार लो भाई, थोड़ा कंट्रोल कर लो, ऐसे क्लास डिस्टर्ब मत करो बीच में। सामने बैठे हुए हो या तो पीछे बैठ के करो। ठीक है, सामने बैठे हुए यहां हंस रहे हो तो लग रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, तो 20,000 हर्ट्ज से हम लोग ऊपर, देखो फ्लो टूट गया मेरा फिर इस चक्कर में। सोनार में जो है उसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि सामने क्या है, मेरे किस स्पीड से है, क्या शेप है, सब कुछ। जैसे बैट्स अपना यूज करता है जो प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल पे सोनार भी चलता है। ठीक है, यहां तक हम लोग कर चुके थे कंप्लीट। नेक्स्ट लिखो मात्रक। मात्रक क्या होता है? ध्वनि का मात्रक। ठीक है, डेसिबल। डेसिबल ध्वनि का मात्रक है। डेसिबल ध्वनि का मात्रक है, मतलब यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल। बेल एक यूनिट है, उसका जनरली 1/10 होता है, उसको डेसिबल बोलते हैं हम लोग। तो डेसिबल यूनिट हम लोग यूज करते हैं। मान लो कभी एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल बेल में दिया हो तो उसको, और आंसर तुम्हारा डेसिबल में हो, डीबी में हो, तो उसको कुछ नहीं, जो तुम्हारा आंसर है उसको कितने से डिवाइड कर दोगे? 10 से। डेसी मतलब होता है 10 ना, तो डेसिबल मतलब 1/10। ठीक है, और बेल का अगर 1/10। ठीक है, उसके अलावा एक टर्म होता है साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, साउंड इंटेंसिटी क्या होता है कि कितना जो तुम्हारा पावर है, जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो कितना पावर कैरी कर रहा है। ठीक है, और उसका यूनिट लिख लो, उसका एसआई यूनिट लिख लो साउंड इंटेंसिटी का। साउंड इंटेंसिटी, ठीक है, उसका एसआई यूनिट हो गया वाट पर स्क्वायर मीटर। वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट बाई मीटर स्क्वायर। क्या? साउंड इंटेंसिटी एक टर्म है जिसका एसआई यूनिट, एसआई मात्रक जो है वाट पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, वाट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। पर मतलब डिवाइडेड बाय होता है, तो वाट डिवाइडेड बाय पर मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट है तुम्हारा साउंड इंटेंसिटी का। ये भी एक दो बार पूछे हुए कि एसआई यूनिट साउंड इंटेंसिटी का क्या है। ठीक है, इसलिए ये इंडिविजुअली लिखवा दिए। उसके बाद एक टर्म आता है तुम्हारा इको, या जिसको हम लोग प्रतिध्वनि बोलते हैं।
पहाड़ वाले एरिया में खासकर जाओ, या बंद रूम में, जैसे हॉल टाइप का बड़ा सा हॉल हो, मान लो कॉलेज वगैरह में सेमिनार हॉल होता है, तो उसमें जब तुम कुछ बोलते हो जोर से तो आवाज गूंजता है ना, कि टकरा के वापस आ रहा है। या पहाड़ पे भी जाओ तो बहुत अच्छा एड सब है उसमें, एक बहुत कॉमेडी टाइप का एड है कि वो पहाड़ के ऊपर जा रहा है और पहाड़ पे जो नाम बोलो टकरा के आ रहा है, कुछ इस टाइप का एक बहुत मस्त अच्छा सा एड है, जो लोग देखे होंगे वो समझ रहे होंगे, ठीक है। वो अच्छा, काफी अच्छा एड है। तो इको क्या होता है कि जो आपका इको या प्रतिध्वनि क्या होता है, जो आपका जो आवाज जो है वो टकरा के वापस आ रहा है। तो आवाज टकरा के वापस आ रहा है, तो मान लो यहां पे भी तो टकरा के आ रहा होगा, ये दीवार से भी तो टकरा के आ रहा होगा मेरा आवाज, ठीक है, लेकिन नहीं पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि टकराने के लिए, टकरा के वापस आने के लिए एक तो कुछ इस तरीके का सेटिंग चाहिए कि ठीक है पूरा एकदम बंद टाइप का हो, आवाज फैले नहीं। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे कान में, हम लोग के कान में, मतलब ह्यूमन बीइंग के कान में कोई भी चीज जब तुम सुनते हो तो उसका असर जो होता है वो 0.1 सेकेंड तक रहता है, ठीक है। तो मतलब अगर 0.1 सेकेंड के पहले ही वो जो टकरा के आवाज आ रहा है तो हमको पता चलेगा कि अलग आवाज आ रहा है दोबारा। बात नहीं समझ रहे हो? जैसे कोई भी चीज हम बोल रहे हैं, जैसे तुमको जो सुनाई दे रहा है उसका असर तुम्हारे कान में 0.1 सेकेंड तक तुम्हारे कान में उसका असर रहता है। तो अगर कोई भी चीज हम बोल रहे हैं और उसका टकरा के जो वापस आ रहा है वो 0.1 सेकेंड के पहले आ जा रहा है, तो हमको अलग सा साउंड लगेगा या उसी में मिक्स हो जाएगा? वो उसी में मिक्स हो जाएगा। तो मिनिमम 0.1 सेकेंड से ज्यादा हो, ये अचीव करने के लिए डिस्टेंस जो होता है वो 16.5 मीटर होना चाहिए। इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 16.5 मीटर का होना चाहिए। जैसे हम लोग लाइट चैप्टर याद है किसी को, ऑप्टिक चैप्टर में हम बोल रहे थे कि कोई भी चीज देखने के लिए कितना दूरी होना चाहिए आंख से? 25 सेंटीमीटर। और कोई भी चीज कितने देर तक आंख पे रहता है? 1/, वेरी गुड, 16 सेकेंड, वेरी गुड, एकदम सबसे फ्रंट में सबसे अच्छा आंसर दिया। 1/16 सेकेंड तक रहता है। कोई भी चीज आंख पे देखते हैं तो उसका इमेज जो परसिस्ट करता है मेरे आंख पे वो 1/16 सेकेंड तक रहता है। और कोई भी चीज देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस आंख से अगर क्लियरली देखना चाहते हैं तो 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वैसे ही यहां साउंड में इको होने के लिए, यानी कि प्रतिध्वनि होने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 16.5 मीटर। और तुम्हारा जो कान पे जो असर रहता है कोई भी चीज बोल रहे हैं वो 0.1 सेकेंड का रहता है। तो हेडिंग डालो इको या हिंदी में प्रतिध्वनि, इको या हिंदी में प्रतिध्वनि, ठीक है। किसी परावर्तक वस्तु, इंग्लिश में अलग लिखवा देंगे, हिंदी में पहले लिख लो। किसी परावर्तक वस्तु जैसे इमारत, अथवा पहाड़ के निकट, किसी परावर्तक वस्तु जैसे इमारत अथवा पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने पर, जोर से चिल्लाने पर कुछ समय बाद वही ध्वनि, कुछ समय बाद वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। फिर से सुनाई देती है, फुल स्टॉप। पुनः सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। पुनः सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। इंग्लिश में लिखना, इको, अ साउंड caused by the reflection of sound waves, a sound caused by the reflection of sound waves from a surface back to the listener, is known as echo। ठीक है, is known as echo।
एन लगा देना, एन इको। ठीक है, लिख लिए दोनों हिंदी इंग्लिश वाले। बात समझ में आ रहा है? किसी सरफेस जैसे पहाड़ हो, कोई इमारत हो, किसी सी चीज से भी हम कुछ बोल रहे हैं, वो टकरा के वापस मेरे कान तक आ रहा है, जो वापस आया हुआ ध्वनि है, जो किसी रिफ्लेक्ट होने के, परावर्तित, वो टकरा के वापस आ रहा है कोई चीज, मतलब क्या हुआ? हम लोग इस चीज को ऑप्टिक्स में पढ़े थे ना, लाइट वाले चैप्टर में। कोई चीज से टकरा के वापस आ रहा है, जिससे उसमें लाइट टकरा के वापस आता था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? प्लेन मिरर में लाइट टकरा के वापस आता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन या परावर्तन बोलते थे। तो वैसे ही ध्वनि के परावर्तन, जब परावर्तन होके जो ध्वनि आ रहा है, जो तुम पहले बार में बोल रहे हो वो नहीं, जो परावर्तन होके, जो रिफ्लेक्ट बैक होके जो ध्वनि आ रहा है, जो साउंड आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इको या पराध्वनि बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें लिख लो एटलीस्ट 16.5 मीटर, एटलीस्ट मतलब कम से कम 16.5 मीटर दूरी होना चाहिए, कम से कम 16.5 मीटर दूरी होना चाहिए सुनने वाले और परावर्तक, सुनने वाले और परावर्तक वस्तु के बीच। ठीक है, ये लिख लिए। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। ठीक है, इस बात समझ में आ रहा है? मतलब पराध्वनि होने के लिए, तुम्हारा इको होने के लिए मिनिमम 1 सेकेंड से बाद टाइम आना चाहिए। 0.1 सेकेंड के, सॉरी एक नहीं, 0.1 सेकेंड के बाद जो पराध्वनि है, अगर 0.1 सेकेंड के पहले ही आ गया तो तुमको पराध्वनि सुनाई नहीं देगा। वो 0.1 सेकेंड बाद आना चाहिए, और उसके लिए इसीलिए मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए? 16.5 मीटर। 16.5 मीटर है यहाँ पे, वहां पे सेंटीमीटर था, याद है ना? 25 सेंटीमीटर, मीटर तो बहुत दूर हो जाएगा ना, लेकिन पराध्वनि के लिए तो दूरी चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, तो इसीलिए 16.5 मीटर है। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इसी में मैक नंबर, मतलब पराध्वनि के बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो मैक नंबर, साउंड में ही है। ठीक है, मैक नंबर क्या होता है तुम्हारा? ये मिसाइल वगैरह सुने हो, करंट में पढ़ते होगे हमेशा, ब्रह्मोस 3 मिसाइल, ये सब मिसाइल आता रहता है। तो मिसाइल का जो स्पीड है वो हम लोग मैक नंबर में बोलते हैं। ठीक है, ये मैक नंबर क्या होता है तुम्हारा? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु का स्पीड डिवाइडेड बाय, क्या बोल रहे थे बताओ? स्पीड ऑफ साउंड, क्या चीज में? हाँ, एयर में। स्पीड ऑफ साउंड तो बहुत वो हो गया ना, कि मतलब ध्वनि का वो गति, ध्वनि का गति क्या चीज में? एयर में। हर चीज में अलग अलग है ना, किसमें ज्यादा है? सबसे ज्यादा सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, किसमें ज्यादा है? सॉलिड में, फिर तुम्हारा लिक्विड में, और फिर तुम्हारा गैस में। तापमान बढ़ने पे क्या होता है? स्पीड बढ़ेगा। और तुम्हारा आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी बढ़ने पे क्या होता है? स्पीड, वो उस केस में भी स्पीड मेरा बढ़ता है। ठीक है, तो ये लिख लो, मैक नंबर इज इक्वल टू ध्वनि, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। मतलब तुम्हारा हो गया वस्तु की चाल डिवाइडेड बाय ध्वनि की चाल हवा में। हिंदी में भी मैक नंबर ही बोलेंगे ना उसको, मैक ही, इसी को मैक बोलेंगे हिंदी में, आई थिंक यही बोलते हैं ना इसको। हिंदी वर्ड इसका अलग नहीं होता है कुछ,
टर्म्स होते हैं इंग्लिश के, उसके हिंदी वर्ड्स नहीं अलग होते हैं। मैक नंबर हो गया स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ऑफ एयर लिख दिया क्या? ठीक है। कभी कभी यूट्यूब पे ऐसे, यहां तो दरभंगा में नहीं दिखता है, दिल्ली वगैरह में कोई हो गए या यूट्यूब पे देखे होगा वीडियो, जब बहुत तेजी से वो चलता है तुम्हारा क्या कहते हैं फाइटर प्लेन, तो पीछे एक ऐसे रिंग टाइप का बनता है, एक रिंग टाइप का बनता है और जोर से मतलब काफी बोलते हैं मतलब बादल फाड़ने वाला आवाज देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं, वो एक्चुअली साउंड बैरियर जब क्रॉस होता है तब ऐसा होता है, मतलब साउंड के स्पीड से जैसे ही उसका स्पीड बढ़ता है तो ऐसी चीजें मतलब ये चीज होता है जो हम बता रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, देखना इसका रॉकेट वीडियो मोर देन स्पीड ऑफ एयर इस टाइप का सर्च करना, तो एकदम मतलब क्रॉस करता है और एक रिंग टाइप का हवा का बनता है और भड़ाक से आवाज करता है, वो मतलब बोलते हैं कि स्पीड, उसका स्पीड बैरियर क्रॉस कर गया साउंड का। तो वैसे मिसाइल को हम लोग सुपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। ठीक है, उस जो हवा के सॉरी स्पीड ऑफ साउंड ध्वनि के स्पीड के कम है उसको हम लोग सबसोनिक बोलते हैं। जो ध्वनि के स्पीड में 1 से 5 मैक नंबर है उसको सुपरसोनिक बोलते हैं, और जो 5 से ऊपर है उसको हम लोग हाइपरसोनिक बोलते हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है वो हाइपरसोनिक मिसाइल। आवाज चला गया, हाँ। तो 3 बात है, एक है तुम्हारा सबसोनिक, एक है तुम्हारा सुपरसोनिक, और तीसरा है तुम्हारा हाइपर सोनिक। ये सब इंग्लिश के टर्म है, इसका हिंदी वर्ड नहीं, इसी को हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, सब सोनिक क्या हो गया, लेस देन 1 मैक नंबर, ये हो गया तुम्हारा 1 से 5 मैक नंबर, और ये मोर देन 5 मैक नंबर। ये लेस देन 1 का ऐसे लिखते हो क्या? ठीक तो है, मोर देन 5 सही है ना, ये सब हाइपरसोनिक मोर देन 5 होना चाहिए। ये लेस देन 1 1 से 5 और 5 मैक नंबर, ये लिख लो। सबसोनिक मिसाइल जो हो गया वो तुम्हारा मिसाइल या एयरक्राफ्ट जो बोलो या ऑब्जेक्ट जो भी बोलो, उसका मैक नंबर कितना है, 1 से नीचे है। 1 से नीचे मतलब उसका क्या हुआ, स्पीड ऑफ साउंड मतलब ध्वनि की चाल हवा में उससे ज्यादा है या कम है, कम हो गया ना, 1 से कम है। इस फॉर्मूला में देखो, पहले 1 मिनट रुक लो, पहले देख लो, पहले समझ लो इस चीज को। किसी ऑब्जेक्ट का मान लो, एक हम मान लिए कि साउंड का स्पीड हम 330 मान रहे हैं अपने कैलकुलेशन के लिए, 330 नीचे वाला जो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मतलब ध्वनि की चाल हवा में जो है हम 330 मान रहे हैं। हम लोग देखे थे कल 332 था, कितने डिग्री सी पे, 0 डिग्री सी पे, 22 डिग्री सी पे 343 लिखवाए थे हम। ठीक है, 342 या 343। ठीक है, तो 330 मीटर पर सेकंड एक हम मान लेते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, ये हो गया, ये क्या मान रहे हैं हम, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मतलब हवा में ध्वनि की गति। अभी जो हम बोल रहे हैं वो ध्वनि किस स्पीड से तुम्हारे कान तक या पहुंच किस स्पीड से चल रहा है वो हम बोल रहे हैं 330 मीटर पर सेकंड। मतलब इसमें इस फॉर्मूला में मेरे नीचे आ गया 330 मीटर पर सेकंड। अब अगर ऑब्जेक्ट का 330 से कम होगा कुछ भी, मान लो ये 300 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा। तो 1 से अगर कम होगा, ये जो है 1 से इसका वैल्यू कम होगा अगर, तो वैसे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबसोनिक, जिसका वैल्यू 1 से कम है। मतलब उसका क्या हुआ कि उसका स्पीड जो है, उसकी जो गति है वो साउंड की गति जो हवा में है उससे कम है। ये नहीं रिलेट कर पा रहे हो, 1 से कम है। एक बार फिर से बताते हैं, ये जो मैक नंबर है, मैक नंबर इज इक्वल टू क्या हुआ, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये हो गया नीचे 330। ये यहां तक सबको क्लियर है, हाँ या ना में बोलो, नहीं यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, मान लो जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मेरा वस्तु है, उसका जो गति है, उसका स्पीड है वो 330 से कम है। एक हम मान लिए कि उसका स्पीड जो है 300 है, तो मैक नंबर क्या होगा, 1 से कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा ना, ज्यादा होगा, क्यों बोल लो, 330 मतलब ऊपर कम है और नीचे ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर कम है, तो क्या होता है ऐसा, 1 से कम होगा।
एक से कम होगा मतलब मैक नंबर एक से कम हुआ, ये मैक नंबर निकाले ना, एक से कम हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस चीज का मैक नंबर एक से कम है वो स्पीड ऑफ साउंड से उसका वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ साउंड से उसका वैल्यू क्या है, कम है कि ज्यादा है, कम है। ये बात समझ में आ रहा है? एक से नीचे मैक नंबर जो है उसका स्पीड ऑफ साउंड से वैल्यू मतलब 330 से वैल्यू कम है। जैसे ही ये 330 से ज्यादा हुआ, मान लो ये हो गया तुम्हारा 660 बोल लेते हैं, तो मैक नंबर क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगा दो, मैक नंबर दो हो गया। इसका मतलब मैक नंबर एक से ज्यादा जैसे ही हुआ उस वस्तु का स्पीड क्या है, साउंड से ज्यादा है। वैसे करते करते दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, डेसिमल में भी जा सकता है, पांच तक जो होता है, एक से पांच तक, वैसे को हम लोग सुपरसोनिक बोलते हैं। ठीक है, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट या सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। ठीक है, और जो पांच से भी ऊपर है मतलब बहुत ज्यादा, स्पीड ऑफ साउंड के 5 गुना से भी ज्यादा ऊपर है, पांच से ऊपर मैक नंबर मतलब क्या हुआ कि 330 का 5 गुना से भी ज्यादा है, तभी ना ये वैल्यू मतलब 330 इंटू 5 से ये ज्यादा वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू आएगा उससे ज्यादा या इतना है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 5 से ऊपर आएगा मैक नंबर। बात समझ लो ना, नीचे 330 से डिवाइड कर रहे हैं, 330 इंटू 5 लिखेंगे, क्या हो जाएगा 330, 330 का दिया 5 हो गया, तो 5 या 5 से ज्यादा है जो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 5 से ज्यादा जो है, 5 तक तो इसमें है, जो भी 5 से ज्यादा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक। ठीक है, यही बात है। क्या बोल लो, हाँ लिखो लो, इस साइड आ जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या वो मैक नंबर, ये समझ रहे हो ना कि एक से कम मैक नंबर है मतलब उस चीज का गति जो है, जिस भी वस्तु की गति की बात कर रहे हैं कि मैक नंबर क्या दिखा रहा है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मैक नंबर क्या दिखाता है, स्पीड दिखाता है, किसी भी वस्तु का स्पीड दिखाता है। जैसे लाइट ईयर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाइट ईयर क्या दिखाता है, समय बताता है, डिस्टेंस बताता है। वैसे ही मैक नंबर क्या बताता है तुम्हारा, स्पीड बताता है। ठीक है, और स्पीड जो है अगर मैक नंबर एक से नीचे है मतलब उसका हवा में जो साउंड की गति है उससे वो क्या है, कम है। एक से पांच या पांच से ऊपर वाले में मतलब हवा में जो साउंड की गति है, ध्वनि की जो गति हवा में उससे ज्यादा है। ठीक है, चलो लिख लिए, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। ठीक है, ये सब टाइप से इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी मतलब हट के टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ये था इसमें इसलिए बता दिया तुमको। ठीक है, एक से पांच तक होगा। जैसे एक ये हुआ मतलब साउंड बैरियर क्रॉस कर गया ना, एक जैसे ही हुआ मतलब साउंड के स्पीड के बराबर आ गया, तो वो साउंड बैरियर बराबर आने को भी क्रॉस करना बोलते हैं। एक से पांच तक बोल रहे हैं वो है, और पांच से बड़ा है तो इसमें बोल रहे हैं हाइपरसोनिक। ठीक है, जैसे हाइपरसोनिक का एग्जांपल ब्रह्मोस 2 मिसाइल है। ये सबसे एकदम देखो, ये थोड़ा मतलब हटके टाइप का क्वेश्चन आ गया, ऐसे तुमको साउंड में ये जनरली नहीं देखोगे, लेकिन हटके टाइप का क्वेश्चन इस सब से आता है आजकल। आजकल खासकर मतलब जब से हम लोग सरकार का थोड़ा नेशनलिज्म, हम लोग थोड़ा सा अल्ट्रा नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो ये सब चीजें बहुत बढ़ती हैं फिर थोड़ा सा। क्वेश्चन एक्चुअली ना बहुत कुछ डिपेंड करता है कि मतलब लोग सोचता नहीं है इस चीज को, क्वेश्चन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि क्या वो है तुम्हारा गवर्नमेंट का क्या ये है, उस पर ही डिपेंड करता है बहुत कुछ, क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, क्या आइडियोलॉजी है गवर्नमेंट का या क्या वो मतलब पॉलिसीज है, क्योंकि तुम्हारा करंट का क्वेश्चन तो वहां से बन ही रहा है, बाकी सब्जेक्ट का भी जो क्वेश्चन बनता है वो तुम्हारा उसी से बनता है कि उन लोग का क्या उससे मतलब करंट इवेंट से मैच करके फिजिक्स का कौन सा फेनोमेना है, इस टाइप से। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल लिखो तो पहले, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति, किसी ध्वनिक तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज, ठीक है,
4 किलोहर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, और उसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है, तो वह 3 किलोमीटर दूरी, तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? ठीक है, यह फ्रीक्वेंसी हो गया, यह लैम्डा हो गया, और डिस्टेंस बोल रहा है कि 3 किलोमीटर चलने में कितना टाइम पूछ रहा है, कितना लेगा। यही क्वेश्चन है तुम्हारा। इसमें एक फॉर्मूला हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़े थे। कौन सा फॉर्मूला यहां पे पहली बार में यूज होगा? जब हमको एफ दिख रहा है और लैम्डा दिख रहा है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? हाँ, स्पीड ऑफ लाइट नहीं, यहां साउंड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। वेरी गुड, कौन बोला था? वेरी गुड, स्पीड निकाल सकते हैं। यहां पे जब हमको एफ दिख रहा है, लैम्डा दिख रहा है, मतलब स्पीड निकाल सकते हैं, और डिस्टेंस पता है तो उससे टाइम निकल जाएगा। हिंट ही हो गया, ऑलमोस्ट आंसर ही बता दिए। सॉल्व करो जल्दी से को। नहीं याद आ रहा है लग रहा है फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा हो जाएगा। ये फॉर्मूला लाइट चैप्टर में हम लोग ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ लैम्डा। v मतलब वेग, v मतलब वेग, f मतलब आवृत्ति, और लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य। ठीक है, v मींस वेलोसिटी या स्पीड, f मींस तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा मींस तुम्हारा वेवलेंथ। तो अब तो सॉल्व हो जाएगा। यूनिट का ध्यान रखना। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? एसआई यूनिट में जाना है तो इसको किलोमीटर एसआई यूनिट होता है क्या कि मीटर होता है? मीटर, 0.35 मीटर। और इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? किलो हर्ट्ज है तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे ना, हर्ट्ज भी तो एसआई यूनिट है। 4000 हर्ट्ज बन जाएगा। ये किलो हटा देंगे ना, ये किलो और सेंटी, इस सबको एसआई यूनिट के टर्म्स में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4000 हर्ट्ज, और तुम्हारा लैम्डा हो जाएगा 0.35 मीटर। तो वी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4000 इंटू 0.35 है ना, तो ये तुम्हारा बन जाता है 1400 मीटर पर सेकेंड। नहीं दिख रहा है तो सुनाई दे रहा है? वेलोसिटी क्या हो गया? v इज इक्वल टू क्या हो गया? हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम? कौन बोला था नहीं दिख रहा है? v इज इक्वल टू क्या हो गया? हिंदी या इंग्लिश, कौन सा प्रेफर कर रहे हो? हिंदी मीडियम। तो वेग बराबर क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी f इंटू लैम्डा, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। ठीक है, मेरा फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कितना दिया हुआ है? 4 किलो हर्ट्ज। इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो किलो हट जाएगा, हर्ट्ज बन जाएगा। हर्ट्ज एसआई यूनिट है ना, आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या है? किलो हर्ट्ज है कि हर्ट्ज है? हर्ट्ज है, तो उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 4 किलो हर्ट्ज कितना हो जाएगा? 4000 हर्ट्ज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बराबर 4000 हर्ट्ज। तुम्हारा लैम्डा कितना दिया हुआ है? 35 सेंटीमीटर। तरंग दैर्ध्य जो है वो तुम्हारा 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको जब हम एसआई यूनिट में मतलब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना मीटर बन जाएगा? 0.35 मीटर बन जाएगा। 100 से डिवाइड कर देंगे, सही बोल रहे हो। तो मेरा f आ गया 4000 हर्ट्ज, लैम्डा आ गया 0.35। फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, तो दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 4000 इंटू 0.35, ये कितना आता है? 1400 आता है ना। एक बार देख लो, कोई चेक कर लो, 1400 ही आ रहा है ना।
4000 इंटू 0.35, तो ये हो गया 1400। हम लोग एसआई यूनिट में चल रहे थे, तो एसआई यूनिट वी का क्या है, वेग का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया, वी 1400 मीटर पर सेकंड। अब मेरे पास वी है 1400 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस है तुम्हारा 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर, तो टाइम निकल जाएगा यहां से। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर वेग बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो v इज इक्वल टू 1400 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3000 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, जो निकालना है। तो टाइम को उधर भेज देंगे और इधर 3000 डिवाइडेड बाय 1400, मीटर मीटर कट जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, 2 पॉइंट कितना वैल्यू है इसका, 2.14। क्या शांति गया ऐसा, मतलब क्या बोल रहे हैं, हवा में लग रहा है सबको। ये फॉर्मूला एक तुमको याद नहीं हो सकता है, ये हम तुमको बताए हुए थे। ये फॉर्मूला एक बार तुम्हारे हाथ में आ गया, उसके बाद तो सिंपल मैथ्स है ना। ज्यादा हो रहा है क्या, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इतना शांति मायूसी सा छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा लाइवली दिखो, ठीक है। फिर से एक बार बताते हैं, जब हमको क्वेश्चन में हमको तीन चीज दिख रहा था, हम जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम क्या कोई भी अच्छा मेथड ये है न्यूमेरिकल का कि उसमें नंबर क्या क्या दिया है उसको निकाल लो सबसे पहले, ठीक है। नंबर दिया हुआ था, एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, तो एफ बराबर 4 किलो हर्ट्ज दिया हुआ था, 3 नंबर दिया हुआ था। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ था बताओ हमको, लैम्डा दिया हुआ था कितना, 0.35 सेंटीमीटर, और तीसरा दिया हुआ था तुम्हारा डिस्टेंस, दूरी दिया हुआ था 3 किलोमीटर, और पूछ रहा था टाइम कितना लगेगा। इतना ही फॉर्मूला दिया हुआ था। अब हमको दिख रहा है, मान लो तुमको वो फॉर्मूला नहीं भी पता है, क्या लगाएं कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब हमको डिस्टेंस, आवाज चला गई, अब हमको डिस्टेंस दिख रहा है और टाइम चाहिए, मतलब फॉर्मूला कौन सा चाहिए होगा, यहां पे डिस्टेंस चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। पक्का ये फॉर्मूला का तो यूज हुआ ही होगा। मेरे पास यही चार चीज था, इधर ध्यान दो, ये समझ में आ रहा है, ये चार चीज दिया हुआ है, ये 3 चीज दिया हुआ है और टाइम पूछ रहा है। डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम पूछ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से हमको स्पीड या वेलोसिटी चाहिए होगा। ये तो लॉजिकल है ना कि अगर डिस्टेंस दिया हुआ टाइम दिया हुआ, तो बचपन से ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी, जो भी बोलो, एस बोलो या वी बोलो, वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, उस पर नहीं जा रहे अभी हम लोग। बेसिकली मेरे पास डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं वेग निकालने की बात होगी, कहीं ना कहीं से हमको वेग चाहिए होगा, तभी ना हमको टाइम निकाल सकेंगे। अगर दूरी दिया हुआ है और टाइम पूछ रहा है तो हमको वेग कहीं ना कहीं से चाहिए होगा, तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि हमको कहीं से वेग चाहिए। ये नीचे वाले से क्या पूछ रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि हमको वेग निकालना है। अब ये ऊपर वाला दोनों चीज जो है, ये हम फॉर्मूला तुम लोग को याद नहीं था, अब याद हो जाएगा कि ये दोनों का फॉर्मूला जो है एफ और लैम्डा मिला के तो वेग के बराबर होता है, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग ऑप्टिक्स में भी पढ़े थे, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा होता है। कुछ नहीं किया, यहां से v निकाल दिए, यहां पे v पुट कर दिया, t निकल जाएगा उससे। लेकिन इस चीज में एक चीज हम क्या किए, हर जगह सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट किए, क्योंकि यहां पे किलो हर्ट्ज था, यहां पे सेंटीमीटर था, यहां पे किलोमीटर था, तो सबको एक जैसे यूनिट में लाने के लिए सबको किस में कन्वर्ट कर दिया हम लोग, एसआई यूनिट में। तो 4 किलो हर्ट्ज क्या बन जाएगा, 4000 हर्ट्ज, एसआई यूनिट हर्ट्ज बन गया। 0.35 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, 0.35 मीटर, और 4 किलोमीटर क्या बन जाएगा, 4000 मीटर। अब सबका सब ऐसा यूनिट में, अब सबको एक दूसरे के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, यही चीज की है। बात समझ में आया, ठीक है। अब लिख लो, ये वाला हो गया ना, लिख लिए। ये तुम्हारा रिसेंटली ये क्वेश्चन 2021 में एक एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये एक एग्जाम में 2021 में आया हुआ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है।
तो इसीलिए ऐसे इतना टफ, ऐसे उम्मीद कम है कि आएगा, लेकिन हम एक करवा दिए कि मतलब पता रहना चाहिए कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ये क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन एसएससी या रेलवे एग्जाम में नहीं आएगा, इतने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, तो इसीलिए ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। हमको करवा दिए कि हम तो ऐसा करवा के चलेंगे ना कि कहीं गलती से मतलब थोड़ा टफ भी आ गया तो मतलब हमको गाली नहीं दो एग्जाम में बैठ के कि क्या ये बचकानी चीज पढ़ा दिए थे, काम का बात ही नहीं बताए। तो मेरा ये रहता है कि रेंज कवर कर दें कि तुम, और मल्टीपल एग्जाम्स में, चाहे तुम बीपीएससी दो, चाहे तुम एसएससी दो, चाहे तुम रेलवे दो, चाहे बैंक दो, किसी से भी कोई क्वेश्चन तुम्हारा छूटे नहीं। ठीक है, मेरा ये कोशिश रहता है। हाँ, क्वेश्चन तो छूटेगा, ऐसा थोड़े कि जो हम पढ़ा दिए उसी में से आएगा। एक दो क्वेश्चन इधर उधर से तो आएगा ही जो नहीं बन पाएगा, और एक दो ऐसा आएगा जो एप्लीकेशन, जो पढ़ाया हुआ है वो डायरेक्ट नहीं होगा, उसका एप्लीकेशन होगा कि मतलब उसी का यूज करके बन जाए। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना है बस। ठीक है, एक टर्म होता है तुम्हारा ध्वनि का तारत्व, यानी कि पिच। ये लिख लो, हेडिंग दो, पिच या तारत्व, हिंदी में तारत्व। ठीक है, कोई कोई ध्वनि जो रहता है सेम आवाज पे, मतलब मजाक में हम लोग बोलते हैं, कोई दिल पे मत ले लेना, बोलते हैं ना कि यार उसका आवाज कान पे लगता है, बहुत चकड़ चकड़ करता है। ठीक है, बोलते हैं ना, ये लाइन सब लोग बोले होंगे कि भाई वो उसका आवाज, मतलब XYZ लड़का हो या लड़की, उसका आवाज मेरा कान पे लगता है यार, बहुत बहुत मतलब। ठीक है, पका देता है अलग चीज हो गया, मतलब वो एक तरह कान पे हिट कर जाता है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब हम और नहीं सुन सकते। हो सकता है मेरा आवाज कुछ लोग को ऐसा लग रहा हो कि अब नहीं सुन सकते, बस हो गया भाई, बहुत हुआ, हमको चाहिए भाई, ब्रेक लेके हम निकल रहे हैं। ठीक है, तो कोई कोई आवाज जो होता है मतलब थोड़ा आके कान पे लगता है, कोई 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 आवाज हल्का वो होता है, मोटा होता है, कोई हल्का पतला होता है। तो जो ये पतला और मोटा आवाज होता है, ठीक है, लड़की लोग का आवाज जनरली पतला होता है, लड़का लोग का हल्का भारी टाइप होता है। ये क्या होता है, पिच होता है। हम जोर से बोलना नहीं बोल रहे हैं, एक हुआ कि हम जोर से बोले, सेम आवाज को जोर से बोले या धीरे से बोले, ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं, अलग अलग पिच में। ठीक है, अलग अलग तुम्हारे इस तारत्व में आवाज, जो अलग पतला लग रहा है, मोटा लग रहा है, उसी को हम लोग तारत्व या पिच बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिख लो, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति, इंग्लिश में हम लिखवा देंगे, को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसे तारत्व कहते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। किसी स्रोत का, हाँ इसी में फुल स्टॉप के बाद, किसी स्रोत का कंपन किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है, किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है, आवृत्ति, स्रोत का कंपन शीघ्रता से होना, मतलब ये जो कंपन हो रहा है, ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, ये ज्यादा शीघ्रता से हो रहा है, ज्यादा जल्दी हो रहा है। इसी को एक सेकंड में ये कितनी बार वेव होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, कल भी बताए हैं, रोज बताते हैं ये बात। ये ऐसे करके ये जो है, ये एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। और ये कितने, एक सेकंड में कितनी बार ये हो जा रहा है, कितनी तीव्रता से हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी या
आवृत्ति बोलते हैं। तो यही वहां यही लिखवा रहे हैं, किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है, कॉमा, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, आवृत्ति क्या होगा, उतनी ही अधिक होगा। कि शीघ्रता से अगर कंपन हो रहा है तो अधिक होगा या कम होगा, फ्रीक्वेंसी अधिक होगा ना, 1 सेकंड में और ज्यादा बार हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगा ना। ठीक है, तो किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है, कॉमा, आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है, आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है, और उसका तारत्व भी अधिक होता है, और उसका तारत्व भी अधिक होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी is commonly referred to as the pitch of the sound। हिंदी वाले उसको एक बार पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो करो, आपस में डिस्कस मत करो जब इंग्लिश में लिखवा रहे हैं तो। द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी is commonly referred to as the pitch of the sound, full stop। a high pitch sound corresponds to a high pitch sound corresponds to a high frequency sound wave। a high pitch sound corresponds to a high frequency sound wave and vice versa। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे पूछेगा कि तुम्हारा पिच या तारत्व किस पे डिपेंड करता है तुम्हारा, तो उसका आंसर क्या होगा, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे ऑप्शन जनरली रहता है कि तीव्रता पे, तो लोग उसको तीव्रता पे कर देगा। साउंड है, जैसे ही देखेगा पिच या तारत्व जो भी पूछा, जो तीव्रता का ऑप्शन देखा वो लोग उसको तीव्रता पे कर दिया, मतलब इंग्लिश में उसको इंटेंसिटी पे कर दिया। तो पिच जो है वो इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता है, कितना साउंड इंटेंसिटी है वो तुम्हारा लाउडनेस डिफाइन करता है, पिच नहीं। पिच मेरा आवाज पतला है कि मोटा है ये चीज है, तो ये तुम्हारे जोर से बोलने या धीरे से बोलने पे नहीं फर्क पड़ता है। ये किस पे फर्क पड़ता है, तुम्हारे फ्रीक्वेंसी पे, किस आवृत्ति से बोल रहे हो, जो तुम्हारे आवाज का जो ध्वनि है उसका जो आवृत्ति क्या है उस पे डिपेंड करता है। बात समझ रहे हो। ये क्वेश्चन जो है इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा कि पिच यानी तारत्व जो है वो किस पे डिपेंड करता है, और तुमको ऑप्शन दे देगा कि वो तीव्रता पे यानी कि तुम्हारा इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, या क्वालिटी पे डिपेंड करता है, मतलब गुणता पे डिपेंड करता है। तो तुम क्या करोगे उसमें, फ्रीक्वेंसी पे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आवृत्ति पे डिपेंड करता है, क्यों करता है ये समझ रहे हो हल्का फुल्का। ठीक है, तीव्रता पे डिपेंड नहीं करेगा ना, तीव्रता पे मतलब जोर से बोलेंगे तो मेरा पिच अलग हो जाएगा क्या, मेरा आवाज पतला से मोटा हो जाएगा अगर हम जोर से बोलेंगे, तो जो आवाज है वही रहेगा। तो वो हर आदमी का पिच जो है अपने वोकल कॉर्ड से बनता है। ठीक है, तो वो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता तुम्हारा जो है वो एम्पलीट्यूड वाला भी लिखवा ही देते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में पहले लिखो, loudness of sound is measured in terms of loudness of sound is measured in terms of loudness of sound is measured in terms of एम्पलीट्यूड। ठीक है, हिंदी में लिखो, ध्वनि की प्रबलता
ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम से मापी जाती है, उसके आयाम से मापी जाती है। ये होता है वेव, ठीक है। तुम्हारा जो वेवलेंथ क्या है ये हम बता चुके हैं, एक क्रेस्ट से या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का डिस्टेंस को ही हम लोग तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी हम बता चुके हैं कि एक सेकंड में कितनी बार ऐसा वेव फॉर्म होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहां एक नया बात देखें, आयाम या एम्पलीट्यूड, वो क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई बोल रहा था, सही बोल रहा था, फिर से बोलो। अभी तो सही है, हाँ कौन बोला? क्रस्ट की हाइट, क्रस्ट या ट्रफ की जो हाइट है, ये जो हाइट है इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड या तुम्हारा आयाम बोलते हैं, ठीक है। ये जो हाइट है, तो इस कितना जोर से बोला है, ये इस साउंड का जो तुम्हारा लाउडनेस है, ये तुम्हारा जो साउंड वेव है, इसके आयाम पे जब हम लोग जोर से बोलते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। जो अभी हम तुरंत बोले थे ना, फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, वो तो तुम्हारा सेम रहेगा हर इंडिविजुअल का लगभग, और उसका चेंज क्या होता है, वो तुम्हारा आयाम चेंज होता है, एम्पलीट्यूड। जब जोर से ज्यादा जोर से बोलेंगे तो उसका आयाम यानी कि तुम्हारा एम्पलीट्यूड बदलता है, ठीक है। चलो ये हो गया। एक तुमको एक चीज एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा ये फिगर बनाना, लिख लो। ठीक है, जब लिखो, तरंग जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो वह राशि जो अपरिवर्तित रह जाती है, वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, मींस अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में साउंड जा रहा है, क्या हुआ, अलग अलग मीडियम क्या हुआ, जैसे हम लोग डिस्कस किए, एयर हो गया एक मीडियम, एक सॉलिड हो गया, एयर में भी डिफरेंट हो गया ना, हाइड्रोजन मान लो एक मीडियम मान लेंगे, गैस में, मतलब सॉरी एयर में नहीं, गैस में डिफरेंट हो गया, गैस में एक हाइड्रोजन मीडियम से हम मिथेन मीडियम में डाल रहे हैं, या एयर से हम लिक्विड में डाल रहे हैं, लिक्विड से हम सॉलिड में डाल रहे हैं, साउंड को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेज रहे हैं, तो कौन सा चीज उसका नहीं बदलता है? ऑप्शन है तुम्हारा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, दूसरा ऑप्शन है आयाम यानी एम्पलीट्यूड, आवृत्ति, आयाम, आवृत्ति मींस फ्रीक्वेंसी, आयाम मींस अभी तुरंत देखे हम लोग एम्पलीट्यूड, तीसरा हुआ तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, और चौथा हो गया तुम्हारा चाल यानी कि स्पीड। क्या चीज बताओ? हाँ। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेरी गुड। ये इसका हिंट जो है, हम लोग ऐसा ही चीजें कहां पढ़े थे, लाइट में, वेरी गुड, याद है? लाइट में भी हम लोग जब एक मीडियम से, जैसे हम लोग बहुत बार देखे थे ना कि पानी को, लाइट में बार बार पानी को पानी में भेजते थे हम लोग, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता था तो उसका वेवलेंथ वगैरह सब चेंज होता था, लेकिन उसका हम लोग क्या चेंज नहीं होता था, फ्रीक्वेंसी उसका चेंज नहीं होता था। सेम चीज यहां पे साउंड में भी है, साउंड भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका आवृत्ति जो है नहीं बदलता है, ठीक है। ये लाइट चैप्टर में नहीं थे क्या? सब लोग थे ना लाइट में, मतलब कुछ लोग नहीं थे, चलो कुछ लोग नहीं थे, एनीवे वहां पे भी ये चीज था कि रोशनी भी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता था तो उसका आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता था, ठीक है।
कुछ चीजों का वो तुम देख लो, डेसिबल कितना होता है, ध्वनि का स्रोत क्या है और डेसिबल उसमें कितना साउंड है। हेडिंग डालो, ध्वनि की तीव्रता को, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, एक तरफ लिखो ध्वनि की स्रोत, ऐसे दो कॉलम बनाना है, एक साइड लिखो ध्वनि की स्रोत मतलब सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, एक तरफ लिखे ध्वनि की स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ साउंड, और दूसरे तरफ लिखो तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी। एक तरफ लिखे हम लोग सोर्स ऑफ साउंड, किस चीज से साउंड निकल रहा है, और दूसरे तरफ लिखे हम लोग इंटेंसिटी। ये किस में लिखेंगे हम लोग, डेसिबल में। ठीक है, इसको डेसिबल में लिख रहे हैं हम लोग। पहला लिखो फुसफुसाहट यानी कि विस्पर, इंग्लिश में विस्पर, हिंदी में फुसफुसाहट। धीरे से, क्या बोल रहे हो, ऐसे धीरे से बोले ना। ठीक है, ये इसका हो जाएगा 15 से 20 डेसिबल। ये भी पूछे हुए इसलिए हम करवा रहे हैं ये वाला कि किसमें कितना होता है, ये बहुत एग्जाम में पूछता है। ठीक है, दूसरा लिखो नॉर्मल कन्वर्सेशन यानी कि साधारण बातचीत। नॉर्मल कन्वर्सेशन यानी कि साधारण बातचीत, जैसे हम लोग अभी साधारण बातचीत कर, अभी तो माइक से बोल रहे हैं, बिना माइक के जो तुम लोग बात कर रहे हो, तो कुछ लोग खुसफुसाहट से यहां आके बात कर रहे हैं, पीछे कुछ लोग नॉर्मल बातचीत से बात कर रहे हैं। तो जो खुसफुसाहट से बात कर रहे हैं वो 15 से 20 डेसिमल निकाल रहे हैं, डेसिबल निकाल रहे हैं, और जो साधारण बातचीत कर रहे हैं वो 30 से 60। फिर तीसरा आ जाओ एंगर कन्वर्सेशन यानी गुस्से में बातचीत। एंगर कन्वर्सेशन यानी कि गुस्से में बातचीत 70 से 80। चौथा लिखो ट्रक मोटरसाइकिल। ट्रक मोटरसाइकिल वगैरह जो है, जो ये सब गाड़ी वगैरह है मतलब व्हीकल्स, इसका लगभग रहता है 90 से 95। फिर तुम्हारा लिखो फैक्ट्री, कारखाने, हिंदी में कारखाने, इंग्लिश में फैक्ट्री, ये 100 से 110। ठीक है, और लास्ट में लिखो जेट प्लेन। हम बोले थे ना जेट प्लेन जो होता है वो खासकर सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक है, जो हवा के बैरियर को तोड़ता है, तो भ्राम से बहुत जोर से आवाज आता है। तो वो बहुत जोर का आवाज जो है एक्चुअली में बहुत जोर का होता है, वो 140 से 150 डेसिबल का रहता है साउंड। ठीक है, और WHO जो है, एक लाइन और लिख लो। ठीक है, WHO के हिसाब से कितना डेसिबल कान के लिए सही होता है, 45। वेरी गुड, WHO के हिसाब से 45 डेसिबल। मनुष्य के कान के लिए ठीक है, WHO के हिसाब से मनुष्य के कान के लिए 45 डेसिबल सुरक्षित होता है, सुरक्षित होता है।
ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासाउंड। ये क्वेश्चन हम जान के करवा रहे हैं, इस टाइप का हम पहले क्वेश्चन बता देते हैं, आंसर सुन लेते हैं तुम लोग का। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। पराश्रव्य तरंगों मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगों यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। ये कीड़ों को, हाँ मतलब चींटी फतिंगा सब आ गया, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। ठीक है, नहीं दिखने वाला भी को भी कीड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा नहीं दिखने वाला भी होता है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। नंबर 2, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। तीसरा, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। चौथा लिखो, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, ABCD में क्या होगा? डी बोल रहा है कुछ लोग, और ऑप्शन सी। अच्छा चलो, और कोई ऑप्शन? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा क्या भाई? ये चार में कौन कौन सा लाइन सही है? पहला दूसरा लाइन सही है कि तीसरा चौथा लाइन सही है कि एक पहला दूसरा तीसरा लाइन सही है कि चारों सही है? यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। बी भी बोल रहा है कुछ लोग। चलो, कुछ लोग 1 2 3 बोल रहा है, कुछ लोग 3 बोल रहा है, कुछ लोग बी भी बोल रहा है। एक ए बचा है, ये कोई क्यों छोड़ रहा है भाई? ए भी निपटा ही दो। अच्छा, कितने लोग ए बोल रहे हैं एक बार देखिए। क्वेश्चन सब लोग समझ चुके हो ना? सब लिखने में क्या ले गए? नहीं लिखा है क्या? ए, इधर ध्यान दो सब लोग, एक मिनट। ए कितने लोग बोल रहे हो? बी कितने लोग बोल रहे हो? ठीक है, 3 4 लोग बोल रहे हो। सबको किसी ना किसी में हाथ उठाना है। सी कितने लोग बोल रहे हो? ठीक है, और डी कितने लोग बोल रहे हो? अब बाकी लोग 20 25 लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, देखो कल हम एक बात क्या बताए थे कि जब भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात हो और आंसर में हो कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, सॉरी, ये हो सकता है, ये होने की संभावना है, तो हो सकता है और फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, तो भाई वैसे क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा। भले जैसे पीछे से कोई सी जो बोला था 1 2 3, हाँ डी देख के लग रहा है कि स्वचालित दरवाजों में कैसे यूज हो रहा होगा, है बात है ना? लॉजिक मत लगाओ यहां पे, ये सब लॉजिक वॉजिक नहीं चलने वाला है। साइंस एंड टेक में अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और हो सकता है वाला क्वेश्चन है, तो उसमें हमेशा आंसर क्या होगा तुम्हारा? ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, ये समझाने के लिए बताए थे। कल जो बताए थे हम उसको हम चाह रहे थे कि एग्जाम्पल से एक बताएं। ऐसा हमेशा ज्यादातर 99% यही सही होगा, और इसी बहाने तुमको ये चारों मिल भी गया कि ये भी पड़ा, ये उसको, ये चारों को तुम वहां पे भी लिख सकती हो। पराश्रव्य जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो प्रयोग दिखवाए थे हम, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स जहां पे लिखवाए थे, तो ये चार भी एप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये चारों पॉइंट को वहां पे भी, जब वहां पे पढ़ोगे ना, तो इस चारों पॉइंट को ही पढ़ना, वहां पे कहीं मार्क कर दो कि आगे में हमको ये 4 पॉइंट भी पढ़ना है। ठीक है, और साथ में ये चीज समझना कि क्वेश्चन जब फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा तो हमको, और खासकर जब उसमें हो सकता है, सकता लिखा हुआ है, तो फिर तो सकता में तो कुछ भी हो सकता है भाई। हो सकता है कि कल को तुम, हो सकता है कि भगवान करे हो, लेकिन हो सकता है इसी बैच में यहां पे टॉपर बैठा हो एसएससी का,
पूरे, जैसे कि हम वेरी गुड कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऐसे कि इंडिया का हो सकता है टॉपर इसी बैच में बैठा हो। अब कैसे तुम बोलोगे कि नहीं नहीं ये है, हो सकता है, हम बोल रहे हैं कुछ भी हो सकता है, और भगवान करे ऐसा हो। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया सबको। ये वाला क्वेश्चन तो हम करवा नहीं रहे, एक बार हम मुंह से पूछ रहे हैं एक चीज कि चंद्रमा पे जो है आपस में एस्ट्रोनॉट बात क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि वहां पे मीडियम या माध्यम नहीं है, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे निर्वात है यानी वैक्यूम है। तो वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन देख सकता है, क्योंकि वैक्यूम में लाइट जो है वो ट्रेवल कर सकता है। लाइट तो कर सकता है ना, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, सूरज की रोशनी पहुंच रही है ना तुम तक। सबसे बेसिक इसमें कोई डाउट लगे तो ये सोचो ना, सूरज तो हम तक पहुंच रहा है ना, सूरज को हम देख पा रहे हैं ना, मतलब सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रहा है, तो वो ट्रैवल किस में, निर्वात में तो कर क्या रहा है ना। सूरज से यहां तक तो पूरा निर्वात ही है, और यहाँ मतलब अर्थ के पास खाली एटमॉस्फेयर है, बाकी तो पूरा निर्वात ही है उधर। ठीक है, तो ये कर सकती है। इसके बाद ठीक है, ऑलमोस्ट तुम्हारा साउंड कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा होगा यांत्रिकी। ठीक है, यानी कि तुम्हारा मैकेनिक्स, जनरल मैकेनिक्स। तो वो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरल मैकेनिक्स शुरू करेंगे। साउंड में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, चलो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते रहना। हम ये एक चीज बोले हैं कि तुम जो भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे इसमें बैच एसएससी का है, लेकिन अलग अलग एग्जाम दोगे ना, एक ही एग्जाम तो नहीं ना दोगे, और सब लोग का अलग अलग एम होता है। हो सकता है तुम में से अभी एक लड़का यहाँ पे था, आगे बैठता था, वो काफी क्वेश्चंस वगैरह आंसर देता था, उसका वो पैरामेडिकल का दे रहा था, उसका निकल गया, उससे बात हुआ था रिसेंटली मेरा, तो उसका निकल गया पैरा, है ना। हाँ, तो उसका निकल गया। तो अलग अलग एग्जाम दे रहे हो, तो जो भी एग्जाम तुम लोग दे रहे हो उस एग्जाम का क्वेश्चंस जरूर करना। जो भी टॉपिक पढ़ लियो उस एग्जाम का पिछले साल का क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड जरूर करना। बात समझ रहे हो मेरे कहने का? तुम अगर एसएससी दे रहे हो, तुम रेलवे दे रहे हो, तुम बैंक दे रहे हो, जो भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें पिछले साल का फिजिक्स का क्वेश्चन निकालो, और जो जो पिछले 10 साल का निकाल लो। नहीं है तो 25 साल का क्वेश्चन बैंक आता है, 25 ईयर क्वेश्चन बैंक ले लो, और उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन करो, जो जो टॉपिक हम पढ़ाते जा रहे हैं उसका। ठीक है, और देखो कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या डाउट आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है तो आके हमसे क्लास के बाद पूछ सकते हो। ठीक है, इंडिविजुअल डाउट हो। चलो ठीक है, थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर, चल नहीं रहा था क्या?